चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जेस की श्रृंखला में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग का टॉपिक है देशी रियासत और राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, पॉलिटी का आपके भारतीय संविधान से एक टॉपिक लिया गया है, देशी रियासत और राज्यों का पुनर्गठन। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हम लोग पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं और आज का क्लास आप लोग के लिए बेहतरीन होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ समझने में मिलेगा कि हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो कितने देशी रियासत थे, किनको शामिल करने में है ना कठिनाई आया, देशी रियासत को शामिल करने का जिम्मेवारी किसको दिया गया, राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार क्या था। ठीक है ना, उस तरीके के वो तमाम जानकारी आपको मिलेगा जो कि आपके परीक्षाओं से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज का पहला टॉपिक है देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, तो रियासत समझ रहे हैं कि हम लोग उस समय छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे, उन्हीं रियासतों को एकीकरण करना हमारे लिए एक चुनौती का काम था। तो देखेंगे आज़ादी के समय कुल देशी रियासत का संख्या कितना, तो लगभग 542। आज़ादी के समय कुल देशी रियासत कितना था, लगभग 542 देशी रियासत था और लगभग 38 या 40 देशी रियासत पाकिस्तान को दिया गया था और हमारे पास मैंने भारत के पास कितना बचा था 542, जिसमें से आपको सबसे बड़ा देशी रियासत पूछेगा तो हैदराबाद और सबसे छोटा तो बिलवारी जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सब कहेगा देशी रियासत में सबसे बड़ा देशी रियासत कौन था, हैदराबाद था और सबसे छोटा बिलवारी मध्य प्रदेश में। एकीकरण करने की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। देशी रियासतों का एकीकरण करने का जिम्मेवारी किसको सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देशी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। कहेगा किसके नेतृत्व में देशी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में। जिनमें साथ कौन दिया, ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथ किसने दिया, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया है, साथ दिया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनेगा, तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही इन्हीं के मैंने अनावरण किया गया, इनके प्रतिमा का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, हम गुजरात में अहमदाबाद में। ठीक है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी का गठन किया गया, स्थापना किया गया नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में। और राष्ट्रीय एकता दिवस का मनाते हैं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कहेगा भारत का बिस्मार्क किसे कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहेंगे, क्योंकि बिस्मार्क है जो जर्मनी को एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल है भारत के देशी रियासतों को एकीकरण करने की जो भूमिका अदा किए थे, उसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया, भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था, जो कि जर्मनी का एकीकरण किया था। 3 देशी रियासत को भारत में मिलाने में काफ़ी कठिनाई है, ध्यान दीजिएगा। लगभग बाकी सभी जो देशी रियासत थे भारत में मिल गए, लेकिन कुछ में से 3 देशी रियासत, सिर्फ 3 देशी रियासत को भारत में मिलाने में भारत को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, जिसमें पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तब पूछेगा जम्मू कश्मीर को किस आधार पर भारत संघ में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को किस आधार पर भारत संघ में मिलाया गया, तो विलय पत्र द्वारा। किसके द्वारा, विलय पत्र। वहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य बना। जम्मू कश्मीर भारत का क्या बना, राज्य बन गया। नोट करके देखेंगे, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब समाप्त कर दिया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर से पूछेगा अनुच्छेद 370 कब समाप्त हुआ, तो 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नया केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नया केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद 370 जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो कब हटा है, तो 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, और राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र किए थे। चलिए
दूसरा है जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में। जनमत संग्रह द्वारा विलय किया गया। किसके द्वारा? जनमत संग्रह द्वारा, मतलब जनता से, वहाँ के जूनागढ़ के जो जनता थे उससे वोटिंग करवाया गया कि आप भाई भारत में भी रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान, ठीक है। तो वहाँ की जनता ने भारत की ओर अपना रुख दिया। तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ का क्या किया गया? भारत में विलय 26 फरवरी 1948, फरवरी का लगभग 26 फरवरी के आसपास था, 1948। ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ को किसके द्वारा? जनमत संग्रह द्वारा विलय किया गया 1948 में, जो कि गुजरात में है। हैदराबाद, ध्यान दीजिएगा, इसी के हैदराबाद को भी अब भारत में मिलाने में इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आया और सबसे बड़ा देसी रियासत भी था, ठीक है। पाकिस्तान, मतलब यहाँ के हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साइड तरफ चले जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे उस समय, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्यवाही द्वारा, ठीक है ना, और ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। भारत संघ में हैदराबाद को भी मिला लेते हैं। काफ़ी यहाँ पर कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को भी कहाँ ले लेते हैं? भारत में शामिल कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा देसी रियासत कौन था? हैदराबाद। पुलिस कार्यवाही द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस कार्यवाही द्वारा। एक्चुअली भारतीय सेना ही पुलिस भेष में, ठीक है ना, वहाँ कार्रवाई करती है और उसका नाम दिया जाता है पुलिस कार्रवाई। और जो ऑपरेशन को नाम दिया गया, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। क्या दिया गया? ऑपरेशन पोलो। सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और एक नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन पोलो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत संघ में मिलाया गया। कहेगा कि हैदराबाद को जो भारत संघ में मिलाया गया, कौन ऑपरेशन के, किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। जो राज्यों का पुनर्गठन के लिए क्या किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन, बात यह आया कि भाषा के आधार पर किया जाए कि प्रशासनिक आधार पर। तो भाषा और प्रशासनिक आधार पर करने के लिए आयोग का गठित किया गया कि भाई ठीक क्या रहेगा, उचित क्या रहेगा। तो उसके लिए पहला आयोग आता है धार आयोग, ठीक है। पहला आयोग क्या आता है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहला आयोग कौन सा आता है? धार आयोग, जिसका गठन होता है 27 नवंबर 1947 को। धार आयोग का गठन कब? 27 नवंबर 1947 को। अध्यक्ष कौन बने थे? एस के धर जी बने थे। अध्यक्ष कौन बने? एस के धर। और रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही अपना 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। कब रिपोर्ट करते हैं? 10 दिसंबर 1948 को। ध्यान दीजिएगा, राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बताया? तो प्रशासनिक आधार पर बताया। इन्होंने भाषा के आधार पर नहीं बताया, क्योंकि भाषा के आधार पर गठित करते तो फिर वही होता कि भारत के कई टुकड़े फिर हो जाते। क्योंकि हमारे यहाँ भाषा बहुत देखते हैं कि हर एक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद भाषा क्या रहता है? चेंज रहता है। तो हो सकता है कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता तो भविष्य में यह बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। तो इन्होंने प्रशासनिक आधार पर बताया, भाषा के आधार पर नहीं, क्या बताया? प्रशासनिक आधार पर। और 4 सदस्यीय समिति था। कितना सदस्य? 4 सदस्यीय समिति। चलिए, धार आयोग का गठन पूछेगा 27 नवंबर 1948। अध्यक्ष एस के धर जी। रिपोर्ट कब देते हैं? 10 दिसंबर 1948 को। राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बताया? प्रशासनिक आधार बताया। और कितने मेंबर थे? तो 4 सदस्यीय समिति था। कितना? 4 सदस्यीय समिति था। अब आ जाइए JVP आयोग। JVP आयोग कहने का अर्थ हुआ नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितारमैया। JVP आयोग नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितारमैया, ये तीनों इसमें थे। और इसका काम था, JVP आयोग का क्या काम था कि धार आयोग जो रिपोर्ट दिया है उसको जांच करना था कि वो रिपोर्ट प्रशासनिक आधार पर सही बताया है कि गलत बताया है, या मतलब उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो उसके लिए JVP आयोग किया गया था। नेहरू, पटेल और पटाभी सितारमैया इसके मेंबर थे। इसका उद्देश्य क्या था? धार आयोग के रिपोर्ट का जाँच करना, धार आयोग के रिपोर्ट का जाँच करना, जिसका गठन किया गया था 1948 में। और रिपोर्ट देता 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को। और JVP आयोग क्या देते हैं रिपोर्ट? कि अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सही नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने धार आयोग का सपोर्ट किया कि प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। चलिए, अब इससे आगे कुछ और पॉइंट बनता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953। लेकिन इसका संवैधानिक गठन बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक गठन 1 नवंबर 1956,
संवैधानिक गठन 1 नवंबर 1956। भाषा के आधार पर गठित होने पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन संवैधानिक गठन पूछेगा तो 1 नवंबर 1956। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। उस समय राजधानी कहाँ था? तो करनूल। ठीक है, उस समय राजधानी कहाँ थी? करनूल राजधानी थी। जिस समय आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो 1953 में, उस समय राजधानी कुर्नूल थी। श्रीरामुलु, ध्यान दीजिएगा नोट करके कि काहे भाषा के आधार पर गठित हुआ था ये। श्रीरामुलु के 56 दिनों, एक व्यक्ति है जिसका नाम था श्रीरामुलु, 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। मतलब वो जिद पर अड़ गए कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करिए ही करिए, ठीक है ना। जिसके कारण उनको 15 दिसंबर 1952 को क्या होगा? मृत्यु हो गया। कुछ खाए पिए ही नहीं तो मर गए, ठीक है ना। तो यह जो प्रक्रिया था, जो इनका आमरण अनशन जोड़ पकड़ लिया, तो अंततः मतलब भाषा के आधार पर गठन करना पड़ा आंध्र प्रदेश को, ठीक है। लेकिन फिर सरकार को लगा क्या कि अगर भाषा के आधार पर इसी तरीके से लोग अनशन पर बैठते रहे तो समस्या तो बढ़ेगा। तो उन्होंने प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनः गठन के लिए कमेटी बना देता है। तो प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनः गठन के लिए कमेटी कब बनता है? 1953 में। पूछेगा प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनः गठन कब होता है? तो 1953 में। और अध्यक्ष कौन बनते हैं? फजल अली। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन बने? फजल अली। अध्यक्ष कौन बने? फजल अली। और अन्य सदस्य में के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली अध्यक्ष हैं और इनके साथ 2 अन्य सदस्य और हैं, के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू, जिसका गठन कब हुआ? 1953 में। आगे देखते हैं, रिपोर्ट देते हैं 30 दिसंबर 1955 को। 30 दिसंबर 1955 को फजल अली वाली जो टीम थी, के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये तीनों मिलकर रिपोर्ट कब देते हैं? 30 दिसंबर 1955 को। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो जाता है जुलाई 1956 में। जुलाई 1956 में देखेंगे, रिपोर्ट देते हैं 30 दिसंबर 1955 और अधिनियम पारित होता है जुलाई 1956 और गठन 1953। गठन 1953। तो 53, 55, 56 याद रखेंगे। और इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है और 8 का स्वरूप भी बदला हुआ है। देखेंगे जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप अभी वर्तमान में है, ठीक है ना। 5 और नए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 इस समय राज्य बने हुए हैं। लेकिन 1956 में ध्यान दीजिएगा, 1956 में जब ये कमेटी आया था राज्य पुनर्गठन आयोग, तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा 3 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को पता है। और उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप थे, ठीक। 7वां संविधान संशोधन 1955 का संबंध राज्यों के पुनः गठन से था। 7वां संविधान संशोधन 1955 का संबंध पूछेगा किससे? तो राज्यों के पुनः गठन से। तो यह कह सकता है कि राज्यों के पुनः गठन से कौन सा संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। 2 राज्य नए राज्यों के, ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों के निर्माण होने पर, नए राज्यों के निर्माण होने पर 2 अनुसूची में परिवर्तन होता है। वो अनुसूची कौन है? पहली और चौथी अनुसूची। अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो 2 अनुसूची में परिवर्तन करना होता है, वो पहली और चौथी। पहले अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में राज्यों से सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यों से सीटों का आवंटन। तो पहली और चौथी अनुसूची में क्या करना होता? परिवर्तन करना होता। तो बच्चों, राज्य का पुनर्गठन आयोग और देशी रियासत, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग का समाप्त होता है। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे शुरू से, और इसको अगर पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के बीच शेयर कर दें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।